केसरिया बालम आओ हमारे देश। माताजी महाराज ने हमारी अरज सुनी। रुक्मी, चल हमारे साथ माताजी महाराज का आशीर्वाद लेने। आज उन्हीं की वजह से इस घर की बिंदनी इस घर में वापस आई है। आजा बेटा, आ। घर के भीतर कटे जा रही है छोरी। मासा भी विपदा टली ना है। अभी तो गांव वालों के सामने अपनी साख रखने के लिए ये सब करना पड़ा। बड़ी इस वजह से इस छोरी का इस घर में रहना तय ना है। फैसला लेना अभी बाकी है। फैसला लेने वाले हम कौन हो गए हैं बबर? रुक्मी की तकदीर का फैसला तो माताजी महाराज ने खुद लिख दिया है। वरना सुमेर सिंह पंडित जी को लेके वक्त पर यहाँ कैसे पहुंचते? मासा, मारे को आपरे खिलाफ जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। जब तक फैसला नहीं हो जाता, रुक्मणी अपने कमरे में ही रहेगी। तुम सब कमरे में आओ। मारे को तुम लोगों से बात करनी है। पापा, हमारे को ऑफिस में जरूरी काम है, मैं चालू? ठीक है, काम भी तो जरूरी है। तू बस इतना बता दे, रुक्मी पग फेरे के लिए कब आ रही है? दिन तो निकलता जा रहा है। वो मारे को लागे है हवेली वालों ने रुक्मी के बापू और घीसू को जरूर किसी काम से रोक लिया है। तो हम क्या करें? ऐसे ही बात टिकते रहे? अरे नाना, रसाल बेटा जरा जाना, मुखिया जी के घर जा, हवेली फोन करके पता तो लगा। माँ जरा आना। ये पता लगाओ, तो लगे है कि वहाँ के हालात ठीक ना है। अगर वहाँ कुछ हुआ है तो सबकी जिम्मेदार आप। अरे क्या उल्टा सीधा सोच रही है? अरे जीवन में आशावादी बनना सीख, वरना बुरी सोच का बुरा ही नतीजा हुए है। अरे क्या बात हो रही है माँ छोरी में? हमें भी पता चले कि क्या बात है। अरे वो मैं रसाल से कह रही थी कि जरा मुखिया जी के घर जाके हवेली फोन लगा के तो पूछ, अगर वो लोग रुक्मी को कल भेजे हैं तो पगफेरे की रस्म भी कल कर लेते हैं ना। पर कल तो मैंने अपने मायके जाना है। अरे ना रे, तू तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली है। अरे कल पगफेरे की रस्म करके ही मायके चले जा रहा ना। रसाल बेटा जरा मुखिया जी के घर जाके फोन तो लगा। मुखिया जी के घर जाने की क्या जरूरत है? विक्रम के पास हवेली वालों का नंबर है, जा उससे बोल फोन करके पता करे। आखिर
विक्रम भी तो इस घर का होने वाला रिश्तेदार है। सब ठीक ठाक हुआ, बाकी राम जी राजी। देखो इस बेशरम छुरी, ऐसे बैठी है जैसे कि कोई। जीजी सा, उसे देखकर क्यों अपना जी जलाती हो? तो क्या करूं? कब से हमें इसके पास छोड़ा हुआ है, जैसे इस छुरी का मुंह देखने के अलावा हमारे पास और कोई काम ना हो। तो क्या करे, जीजी सा का हुक्म है ना। मैं इमली को बोल देती हूँ, वो यहाँ आकर रुकेगी इसके पास, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर इसके पास रही तो पता नहीं क्या कर बैठूंगी। पर घर के आदमी कोई ना कोई फैसला ले ही रहे होंगे। जब तक वो इसे लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने इसके बापू और भाई को बुलाया है। मैं भी नहीं चाहती कि ये ज्यादा देर यहाँ रहे। जब जब रणबीर के बारे में सोचती हूँ तो जी करता है इसे छत से नीचे फेंक दूं। पता चला है कि रुक्मी की मुंह दिखाई की रस्म को नहीं हो पाई। लो, ये भी आ गए जले पर नमक छिड़कने। अगर इस छोरी की मुंह दिखाई हो जाती तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। आप दोनों बैठो अपनी रूपवती छोरी के पास, हम दोनों और नहीं रुक सकते। चल जीजी। ये आप हुक्म करो तो मैं बारी रुक्मी ने ले जाऊं यहाँ से। ऐसे कैसे ले जाओगे? जब तक इस घर के बड़े कोई फैसला ना ले ले, बैठो यहाँ, हम पूछ कर आते हैं। चलो। जीजी, मरने लगे हैं, ये लोग आपको घर पे रख लेंगे। सचमुच जीजी, बात दिल का है। देखो बापू, माई जीजी कैसी पत्थर से हो गई है। बेटा, मैं झूठ बोलकर थारी जीजी ने दिलासा दे भी दूं तो भी सच तो ना छिपावेगा। हेलो, क्षमा गणी जी, मैं रसाल बोल रही हूँ, रुक्मी की छोटी बहन। हाँ बोलो। आप बता सको कि हमारी जीजी को लेकर बापू और भाई कब निकले वहाँ से? अभी तक तो वो नहीं निकले यहाँ से। कुछ अंदाजो है कब तक निकलेंगे वो लोग? बेटा मैंने तो पता को नहीं, पर थारे बापू और भाई थारी जीजी के साथ है। तो कि आप हमारी ओर से बात करवा सकते हो? वो इस वक्त ऊपर वाले कमरे में है, हमारा सामना है तो बता दो। जी ठीक है, क्षमा गणी। देखा, अगर अभी तक वो लोग हवेली में ही हैं, तो जाहिर बात है कि कोई रस्म निभा रहे होंगे। बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। मैं माँ को जाके बताती हूँ कि आज शायद जीजी के पगफेरे की रस्म ना हो पाएगी। ये क्या? हमारे फोन को इस्तेमाल करने की कीमत तो देती जाओ। अच्छा, हाथ छोड़ो तो पिसा दूं ना, पिस्सा वास्ते तो थारा हाथ ना छोड़ो। तो हफ्ते बर्बाद, गांव की ठकुराइन फिर धमकेगी।
अब हम क्या करेंगे? भाई साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हम तब तक रुक्मी को घर नहीं, ये बात रणवीर को बर्दाश्त नहीं होगी भाई साहब। एक इस वक्त हमें सिर्फ रणवीर का नहीं, पूरे खानदान की मान मर्यादा का ख्याल है। पर भाई साहब, हर बार पुरोहित जी के आने से भला टल जाएगी, ऐसा तो ना हो सके। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना है। जीजो साहब, छोटे मुंह बड़ी बात, पर पुरोहित जी खुद नहीं आए थे तो मैं हालात समझा कर लाया था। माफ कर जो जीजो साहब, पर उस समय गांव की ठकुराइन को समझाने का और कोई रास्ता नहीं था। पर पुरोहित जी के पास एक बहुत बढ़िया रास्ता है। आप लोग बोलो तो बताऊं? बोलो। रणवीर भांजे का तुरंत दूसरा ब्याह कर देना चाहिए। क्या कह रहे हो आप? अभी रणवीर एक सदमे से बाहर नहीं निकला है और आप सोच लो जीजो साहब, इससे घर की इज्जत भी बच जाएगी और मर्यादा भी बच जाएगी। भाई, रणवीर का ब्याह हुआ है ये सब जानते हैं, पर छोरी को तो किसी ने नहीं देखा है। पंडित जी गांव के गरीब किसान को जानते हैं, उसके कई छोरियां हैं और वो रुक्मी से कई गुना सुंदर भी है। उनमें से एक छोरी से रणवीर का ब्याह करवा दो। ये क्या बात हुई? और फिर वो गरीब किसान, क्या वो मान जाएगा इस प्रस्ताव को? माफ करना जीजो साहब, पर कभी कभी गरीब लोग अपनी छोरी को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहां तो हम उस छोरी को बहू बनाकर इज्जत से ला रहे हैं। हाँ, फर्क इतना सा है कि इस रिश्ते को उनके और हमारे सिवाय कोई नहीं जानेगा, और इस काम को पुरोहित जी आसानी से संपन्न कर देंगे। कैसे? पर भाई साहब, ऐसा कैसे हो सके? मदन सिंह की छोरी रुक्मी का क्या होगा? आपको अपने बेटे रणवीर और इस घर की मर्यादा की फिक्र है या फिर मदन सिंह की छोरी की? मदन सिंह को चुप कराने के कई रास्ते हैं हमारे पास। सबसे पहली बात, जिस धोखे से उसने रणवीर को फंसा वही काफी है। सुमेर सा की बात में दम है। ताया सा, अंदर आओ। क्या बात है बेटा? दादी साहब को बुला रही हैं। अच्छा, आप जाओ, हम आते हैं। जी। मासा, आपने मन ने बुलाया? हाँ, देख, गौर से देख। आज तक जिन्हें पत्थर की मूर्ति समझकर पूछते आए हैं, कैसे मुरझा गया है उनका चेहरा। ये संकेत है बेटा, अपनी मान मर्यादा की आड़ में किसी के साथ अन्याय करने का। मासा, आपके देखने का नजरिया बदल गया है। कुछ बदलाव नहीं आया इस पत्थर की मूर्ति में। पर बदलाव इस घर के इंसानों में आया है, उनके फैसलों में आया है। रुक्मी का रणवीर के साथ ब्याह सिर्फ लड़की वालों का फैसला नहीं था। धोखा दिया गया है हमें, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया गया है। चलो इन दोनों के ब्याह को धोखा मान भी लूं, लेकिन मुंह दिखाए के वास्ते रुक्मी को यहाँ रोकने के थारे फैसले को कैसे समझूं? ठकुराइन का यहाँ आना, थारा कहना, ये सब इनकी मर्जी से हुआ है बेटा। इनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम ना उठाओ, वरना एक अबला का अभिशाप हमारे रणवीर के जीवन को बर्बाद करके रख देगा। बस कीजिए मां साहब, बस कीजिए। मैं
और पहले ही रणवीर के मुंह में आकर एक भूल कर चुका हूं। अब आपकी ये बातों से न हमारा फैसला बदलने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जिसने उस लड़की के साथ अपना जीवन गुजारना है उसका जीवन तो पहले से ही नर्क बन गया है। इसलिए आप मुझे इसमें बिल्कुल शामिल मत कीजिए। अब मैं हर कीमत पर इस घर की खुशी के साथ साथ रणवीर की खुशी चाहूंगा, और अब ये खुशी हमारे तरीके से इस घर में आवेगी, हमारे तरीके से। भाई साहब उठिए ना, भाई साहब, भाई साहब उठिए ना, भाई साहब, ताया साहब के बारे में पूछ रहे हैं। रहने दे कोमल, सोने दे रणवीर पर नजर। क्यों उन्हें जगाकर हकीकत का सामना करवाना चाहती हूँ? कौन है? मैं हूँ नंद काका। आइए नंद काका। सब लोग बन्ना सा को बुला रहे हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे ख्याल से बड़े कुंवर साहब सब कुछ संभाल सकते हैं। कटे गए हैं वो। आपके सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है नंद काका। नहीं, कुंवर साहब आपको सब बुला रहे हैं। हो गई? मैंने पूछा वो गई या नहीं इस घर से? कुंवर साहब नहीं। अगर वो इस घर से नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊं, समझे आप लोग? मदन सिंह, जो हुआ उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए सबका जीना आसान हो जाएगा। हमने फैसला ले लिया है। ठाकुर साहब, अपना फैसला सुनाने से पहले हमारी एक विनती सुन लीजिए। आप अपना फैसला सिर्फ बहू को सामने रख करके मत कीजिएगा। आप अपनी और दूसरों की बेटी को भी सामने जरूर रखिएगा। अगर हमें अपनी बेटी का ख्याल ना होता तो आंख बंद करके थारी बेटी पर भरोसा नहीं करते मदन सिंह। इसलिए अपना फैसला सुनाते हुए हमें जरा भी तकलीफ नहीं हो रही कि हम किसी की बेटी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जिसे थारी छोरी के साथ जीवन बिताना है वो भी अब इस ब्याह के खिलाफ है। हमारा बेटा दीप सिंह तने गांव की सरहद तक छोड़ आवेगा, और उसके साथ ही समझ लेना इस रिश्ते का अंत हो गया है। बाकी थारी छोरी का ख्याल किस तरह रखना है ये थारी जिम्मेदारी है, क्योंकि धोखे से ब्याह करवाने में तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो।